डीएसपी पूजा महीने में एक बार महिलाओं की शिकायत लिया करती थी। महीने में एक बार बैठ जाया करती तो बहुत सारी आस पड़ोस के क्षेत्र की जो महिलाएं हुआ करती जिनको कोई परेशानी होती वह उसके पास आती और उनकी शिकायत वह सुनती और उन शिकायतों को वह उनसे छुटकारा दिलाती। दोस्तों, एक दिन की बात है, डीएसपी पूजा के पास एक ऐसी महिला आती है जो बताती है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है थाने के अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और जो विपक्ष है वह विपक्ष की ही हिमायत लेते हैं थाने के प्रभारी। अब तो यह शिकायत जब डीएसपी पूजा के सामने आती है तो डीएसपी पूजा को बड़ा गुस्सा आता है और उस महिला को अपने साथ ले जाती है उसी थाने में और वहाँ जाकर के वह देखती है कि जो दरोगा होता है थाने का वह विपक्ष के साथ बैठकर पार्टी कर रहा है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और पूजा अब उसके ऊपर भड़क उठती है। लेकिन दोस्तों, जो थानेदार था, दरोगा था, वह पूजा को देखते ही उससे माफ़ी मांगने लगता है, उसके पाँव में गिर जाता है और अगले ही क्षण वह कहता है कि मैडम, आप चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब यह अटपटी सी बात जो थी है उस मैडम को बहुत बुरी लग जाती है और उसको धमकाया जाता है। आखिर इस बात के पीछे का राज क्या था? क्यों उस दरोगा ने डीएसपी मैडम से ये बात कही थी कि मैडम, आप चाहो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? पूरी जानकारी वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूजा नाम की एक लड़की जो कि इलाहाबाद में रहा करती है, गवर्नमेंट जॉब की वह तैयारी कर रही है। उसके माँ बाप हैं, पिता उसके खेती करते हैं और गांव में एक छोटी सी दुकान भी है उनकी और उसका एक छोटा भाई है और ऐसे ही अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन जो पूजा का पिताजी है वह पूजा को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहता है, इसीलिए पूजा को पढ़ने के लिए छोड़ रखा है कि तुम जी चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, मैं चाहे अपनी खेती को गिरवी रख दूँ लेकिन तुम्हें पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन बेटी कुछ बनकर दिखा देना। अब जो पूजा होती है अपने पिता के मासूम से चेहरे को देख करके अपने मन में ठान लेती है कि मैं जरूर कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त करूंगी और अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाऊंगी। तो पूजा इलाहाबाद में रह करके अपनी नौकरी की तैयारी कर रही होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, एक लड़के का रिश्ता आता है। जैसे पूजा तैयारी कर रही होती है तो पूजा के पिता के पास पूजा के लिए एक रिश्ता आता है और वह जो लड़का था वह भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था। तो अब इन दोनों का रिश्ता तय करने की बारी आती है। तो पूजा का जो पिता होता है पूजा से पूछता है कि बेटी, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, क्या तुम्हें शादी से कोई ऐतराज़ तो नहीं है? लेकिन पूजा कहती है कि बाबा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप जहाँ चाहो मेरा रिश्ता कर सकते हो। रही बात पढ़ाई लिखाई की, वो तो मैं शादी के बाद भी कर लूँगी और उससे पहले भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटी की सहमति देख करके जो पिता होता है पूजा का, वह उस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। और अब तो यहाँ पर दोस्तों पूजा की शादी की तैयारियों में उसका पिता जुट जाता है। पूजा के रिश्ते वाले जो आए थे, यानी कि लड़के वाले जब आए थे, तो पूजा के पिता ने कहा था कि हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे हम अपनी बेटी को खूब देंगे जितनी हमारी औकात है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा कुछ देनदार नहीं है। अब जो वह लड़के वाले थे वह कह देते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं और आपकी लड़की पढ़ लिख रही है, कुछ बन जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। पूजा का होने वाला जो पति होता है वह भी कई एग्जाम्स दे रहा था। तो अब दोस्तों, शादी से 2 महीना पहले जो पूजा का होने वाला पति होता है, जिसका नाम होता है शिवम, वह दरोगा बन जाता है। उसकी पुलिस में ड्यूटी लग जाती है। अब तो जैसी पुलिस में ड्यूटी लग जाती है तो जो शिवम था उसकी माँ बहुत खुश होती है कि देखो कैसी लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, उसके आने से पहले ही मेरा बेटा सरकारी नौकरी ले चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शिवम और उसका पिता और उसका छोटा भाई, इनको अब इनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा घूम जाता है, क्योंकि जो इतनी बड़ी नौकरी में लग जाए और उसको दहेज में कुछ भी ना मिले तो इनको लग रहा था कि हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जो शिवम की माँ होती है बार बार उनको समझाती है कि देखो बेटी आ रही है और बहुत ही भाग्यशाली है और तुम ऐसा मत करो, तुम इन चीज़ों को मत सोचो, लोगों की बातों में मत आओ। लेकिन दोस्तों, शिवम और उसका जो पिता होता है और उसका जो छोटा भाई होता है वह लालच में आ जाते हैं और शिवम का पिता और उसका छोटा भाई अब पहुंच जाते हैं पूजा के घर पर उसके पिता से मिलने के लिए। वहाँ जाकर जो पूजा का पिता होता है खूब उनका आदर सत्कार करता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ये दोनों बाप बेटे जाकर बात रखते हैं कि हमें शादी में गाड़ी चाहिए और यही मांग हमारे बेटे शिवम की है, उसने भी हमें बोला है। अब दोस्तों, यह बात सुनने के बाद जो पूजा का पिता होता है वह सोचता है कि अब 2 महीने शादी के रह गए, मैं गाड़ी कहाँ से लेकर आऊँगा। लेकिन जो लड़के का पिता होता है बार बार कहता है कि
हमें शादी में गाड़ी चाहिए वरना तो हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो पूजा का पिता होता है उसके पास कोई रुपए पैसे का इंतज़ाम तो था नहीं। अब यह लोग कह कर के वापस आ जाते हैं। अब यह बात जो पूजा का पिता होता है वह अपनी बेटी पूजा को बताता है तो पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा तुरंत ही शिवम के पास फ़ोन कर देती है और उससे कहती है कि क्या चक्कर है, ये गाड़ी क्यों मांग रहे हो, पहले तो बिना दहेज की शादी के लिए बोला था। लेकिन शिवम कहता है कि देखो मैं इतनी बड़ी नौकरी में लग गया हूँ, आस पड़ोस के यार दोस्त भी जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि इसको कुछ मिला तो है ही नहीं। लेकिन पूजा कहती है कि हमारे पास इतना देने के लिए है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। दोस्तों अब जो शिवम होता है वह कहता है कि नहीं, शादी अगर करनी है तो तुम्हें गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी वरना तुम शादी मत करो। यह बात सुनने के बाद पूजा तुरंत उसके मुंह पर कह देती है कि मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है। और उसके बाद पूजा अपने पिता से भी कहती है कि बाबा मुझे उस लड़के से शादी ही नहीं करनी, वह दहेज का लालची है। उसने भी मुझसे यह कह दिया कि गाड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों बेटी का जो पिता होता है उसको लग रहा होता कि अगर एक बार इस लड़के से शादी हो गई उसकी बेटी पूजा की तो पूजा की ज़िंदगी बन जाएगी क्योंकि वह सरकारी नौकर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह अपनी बेटी पूजा से ये भी कहता है कि बेटी तुम चुप रहो, तुम मत कहो कुछ भी, मैं जैसे तैसे इंतज़ाम करके रहूँगा तुम्हारे शादी के लिए, तुम्हारी गाड़ी भी लेकर आऊँगा, कहीं ना कहीं से कार भी लेकर आऊँगा। उसके बाद दोस्तों शादी के 2 दिन रह जाते हैं। 2 दिन रह जाते हैं तब तक भी उस पिता पर कोई इंतज़ाम नहीं होता गाड़ी के लिए, क्योंकि दोस्तों किसान इंसान था। किसान के पास कहाँ पैसे होते हैं, किसान तो बस ऐसे ही अपना मर के जीवन काट रहा होता है। अब वह लास्ट में जब 2 दिन रह जाते हैं तो वह विचार करता है कि मैं अपनी ज़मीन को गिरवी रख दूंगा और गिरवी रखने के बाद मैं गाड़ी लेकर आऊँगा। अब वह गांव के एक साहूकार सेठ जो होता है उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी ज़मीन को गिरवी रख दीजिए और मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी देनी है अपनी बेटी की शादी में। तो जो साहूकार होता है उसकी ज़मीन को गिरवी रख देता है और उसके बाद कहता है ठीक है, मेरे पास तुम कल आ जाना और कल हम सारी कागजी कार्रवाई करके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब शादी के 1 दिन पहले वह अब साहूकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों उधर साहूकार के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बेटे का जैसे ही एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई थी, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट था, डेली का 1-1.5 लाख रुपये उसका खर्चा चल रहा था। तो साहूकार अब इस पिता से मना कर देता है कि देखो मैं पैसे नहीं दे सकता, आपको तो पता ही है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तो मेरे पास पैसे हैं भी नहीं और ना मैं आपकी ज़मीन को गिरवी रख सकता हूँ, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों अब जो पिता होता है उसका यह अरमान भी माटी में मिल जाता है। पूरे गांव में वह इधर उधर घूमता है कि भाई कोई मेरी ज़मीन को गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। लेकिन पूरे गाँव में कोई भी उसकी ज़मीन को गिरवी धरने के लिए तैयार नहीं था। अब तो यहाँ पर पिता आकर के माथे पर हाथ रख करके बैठ जाता है। अब बारात आने ही वाली थी और दोस्तों अब बारात वहाँ से चल देती है। ये खाना वगैरह बनाते जैसा इनके पास इंतज़ाम था। उसके बाद बारात इनके पास धूमधाम से पहुँच जाती है। बेटी को भी तैयार किया जाता है। यह सोच रहा होता है कि मैं अपने समधी के पाँव में अपनी पगड़ी डाल दूंगा तो वह मान जाएगा और मैं उससे कह दूंगा कि मुझे कुछ मोहलत दे दो, कुछ दिनों के बाद मैं आपको गाड़ी भी दे दूंगा। यह बात सोच करके अब जो यह पूजा का पिता होता है अब बारात के स्वागत की तैयारी करने लगता है। खाना वगैरह बनाया जाता है, टेंट लगाए जाते हैं, खूब आप भगत के लिए सारा काम तैयार कर लेते हैं। बारात बड़े धूमधाम से इनके घर पर पहुंच जाती है और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर फेरे डलने का टाइम होता है। लेकिन लड़का पूछता है कि गाड़ी आई या नहीं आई, लेकिन उसको पता लगता है लड़के वालों को गाड़ी नहीं है। तो अब लड़की के पिता के सामने कहने लगते हैं कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि गाड़ी का इंतज़ाम कर लो, लेकिन तुमने गाड़ी का इंतज़ाम ही नहीं किया, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हम अपनी बारात को वापस ले जाएंगे। अब जो समधी होता है यानी कि पूजा का पिता होता है वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि चौधरी साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने खूब इंतज़ाम भी किया था, अपनी ज़मीन को गिरवी रखने के लिए भी मैंने सेठ के पास गया था गांव के अंदर जो साहूकार है, आप उसके मेरे साथ चल करके आप उसे पूछ भी सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन उसके पास उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया और वह भी अब मेरे खेत को गिरवी नहीं रख सकता। तो मैंने कोशिश पूरी गांव में जा करके की थी कि मेरे खेत को गिरवी रख लो कोई। और दोस्तों उसके बाद भी जो लड़के का बाप होता है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और वह कहता रहता बार बार कि मैं अपने बेटे को वापस ले जाऊंगा। दोस्तों रो करके जो पूजा का पिता होता है अपनी पगड़ी उस चौधरी के चरणों में रख देता है और कहता है कि बस मेरी लाज रखा लो
और अब शादी कर ले जाओ, मैं जैसे तैसे महीने 2 महीने 4 महीने में आपकी गाड़ी के पैसों का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन दोस्तों वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। इतने में पूजा को पता लग जाता है कि उसके पिता की इज्जत खराब हो रही है। पूजा आती है और आकर के पहले तो पगड़ी को उठा करके अपने पिता के सर पर रखती है और उसके बाद उस लड़के से कहती है, शिवम से, कि क्या तू नपुंसक है? तू बीच में बोल क्यों नहीं रहा है कि मैं शादी ऐसे ही कर लूँगा, और तुझे गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ, शादी करनी है नहीं करनी है? शिवम कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा जब तक गाड़ी नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों वह लड़की शिवम के मुँह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी, बारात वापस ले जाओ, वरना मैं पुलिस को अभी बुलाऊंगी और तुम्हारी जो अभी नौकरी लगी है ना, अभी सस्पेंड हो जाओगी, वो नौकरी छूट जाएगी दहेज के कारण। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है वह समझ जाता है मौके की नज़ाकत को और वो बार बार अब कहने लगता है कि चलो ठीक है, हम मान गए और तुम बाद में दे देना गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वह लड़की मानना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि मैं ऐसे लोभियों के घर में दुल्हन बनकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और अब लड़की ज़बरदस्ती बारात को वापस भेज देती है। और दोस्तों उसके बाद लड़की अपने पिता को संभालती है। खर्चा तो उनका हो ही गया था भाई, खाने पीने में वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं जो खाना बनता है। लेकिन अब जो लड़की होती है अपने पिता से कहती है, बापू आप चिंता मत करो मेरी शादी की, मैं अपने आप देख लूँगी। और लड़की अब तैयारी में जुट जाती है और 2 साल तक कड़ी मेहनत करती है। और 2 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद जो लड़की होती है वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और वह डीएसपी बन जाती है। डीएसपी बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उन्नाव में हो जाती है और वहीं पर एक थाने के अंदर उसके जो होने वाला पति था जिसका नाम था शिवम, वह दरोगा बन चुका था, वहीं पर उसकी पोस्टिंग भी किसी थाने में थी। अब जो लड़की होती है जिसका नाम पूजा है, जो डीएसपी बन चुकी है, यह अपने ऑफिस में महीने में 1 दिन ऐसा रखा करती है जहां पर औरतें आकर अपनी शिकायत सुनाया करती हैं। तो एक औरत आती है कि मैडम मेरी शिकायत को नहीं सुना जा रहा है उस थाने के अंदर। तो मैडम उसके साथ जाती है, तो जाकर देखती है कि उस थाने का जो इंचार्ज है वह वही है जो उसका पति बनने वाला था शिवम, और वह विरोधियों के साथ बैठ करके पार्टी कर रहा था। इस बात को देख करके मैडम डीएसपी आग बबूला हो जाती है और जाकर खरी खोटी सुनाती है। अब वह देखता है शिवम जैसे ही, तो वह देखता है कि यह तो मेरी होने वाली पत्नी थी जिससे मैंने शादी नहीं की। अब वह एकदम से देख करके अरे ये डीएसपी बन गई, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वह डीएसपी मैडम के पाँव में गिर जाता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, इस लड़की का, इस औरत का केस मैं अभी लिखता हूँ, फाइल करता हूँ और मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और अगले ही क्षण वह कहता है कि मैडम आप बैठिए, आपके लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। लेकिन वहाँ पर वह मना कर देती है और उसके बाद वह अब अपने घर जाता है। घर जाकर माँ बाप को बताता है कि वो लड़की डीएसपी बन चुकी है। इधर जो शिवम की माँ होती है वह कहती है तेरे जैसे के साथ ऐसा होना ही चाहिए था, तू लोभी था, एक गाड़ी की वजह से तूने शादी नहीं की। अब दोस्तों उसके बाद जो शिवम का पिता होता, उसका भाई होता, वह कहते हैं शिवम ने भी यहाँ पर शादी नहीं की थी अभी तक, वह भी कोई बड़ा ही रिश्ता चाह रहा था। अब जो उसके माँ बाप होते हैं वह कहते हैं, माँ तो नहीं कहती, पिता और भाई कहते हैं कि तू ऐसा कर, उससे शादी कर ले, कैसे न कैसे उसको अपनी बातों में उलझा ले, उसके बाद तुम्हारी तो पत्नी भी डीएसपी और तुम थानेदार हो ही और तुम्हारे बल्ले बल्ले है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब शिवम की वो जो चालबाजी थी वो चलने वाली नहीं थी। दोबारा से जाता है, जा कर के मैडम के ऑफिस में चला जाता है। मैडम कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? वह कहता है मैडम मुझे माफ़ कर दो और मैं अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि कितना लालच भरा भरा है नस नस में दोस्तों। यानी कि तब से तो शादी का मतलब नहीं था, लेकिन अब वो डीएसपी बन गई है तो अब शादी करने के लिए वो तैयार है। अब जो डीएसपी मैडम होती है पूजा, वह कहती है कि मुझसे मेरा नाम मत लो, क्योंकि वह पूजा कह रहा था। वह कहती है मुझसे मैडम कहो पहले तो, और सीधे खड़े रहो मेरे सामने, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों वह कहती है कि तेरे जैसे लोभियों के साथ मैं शादी कर लूँ? हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं तो तुमसे पीछा छूट गया, अच्छा हुआ तुमने दहेज मांग लिया और मैं पढ़ लिख करके डीएसपी बन गई। मेरे लिए 100 रिश्ते हैं, 1000 रिश्ते हैं, तुम्हारे जैसे लालची लोगों के घर में अब दुल्हन बनकर कतई नहीं जाऊंगी। और उसको अब दफ्तर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला यहाँ पर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम इतने बड़े अफसर बन गए हैं, सरकारी नौकरी में लग गए हैं, तो इसका ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे सामने वाला भी इंसान ही है और आप भी इंसान हो। तो इंसान के अंदर वो पावर होती है, वो भी बन सकता है कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में दें और लोभ और लालच इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि शादी का जो सामान होता है ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, उसमें जंग लग जाता है और वह बस ऐसे ही ख़राब हो जाता है। और उसी की वजह से लोग शादियों में दहेज मांगते हैं और
अपने आप को बुरा बनाते हैं, लोगों की सुनते हैं और सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे अगर आपका बेटा लायक है तो दहेज की ज़रूरत ही क्या है, वो अपने आप कमा लेगा। अगर नालायक है तो उसको कितना भी दहेज दे लीजिए, उस सारे दहेज को वह 1 साल के अंदर अंदर उड़ा देगा। कितने भी लाख करोड़ रुपए पैसे दे दीजिए, उसको भी बर्बाद कर देगा। तो इन चीज़ों से पूर्ति नहीं पड़ती है। दहेज मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने बेटे को, अपने बच्चों को काबिल बनाएं और काबिल ही पत्नी उनके लिए ढूंढें और इन दहेज का लेन देन इसको दूर करें, क्योंकि बच्चे अपने आप कमा लेते हैं और बहुत कुछ लोग जीवन में अपने आप कर लेते हैं। दोस्तों, यह था आज का प्रोग्राम और यह वीडियो मेरे गोपाल चैनल पर आएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अगर इसको आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप Facebook पेज पर भी इसको पेज को ज़रूर फॉलो करते जाइएगा, जिस पेज पर आपको यह वीडियो दिखाई दे रहा है, मेरे गोपाल चैनल पर, मेरे गोपाल फेसबुक पर। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।